नमस्कार। एमी प्रो कंपनी की ओर से बेसिकली आई एम अ गुजराती गाय एंड कभी भी मैंने हिंदी में कोई प्रयोग नहीं किया है बोलने का। हालांकि कंपेयरिंग का है कई बार किया है, एंकरिंग कई बार किया है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में या कोई टॉपिक पर मैंने कभी हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन आज मैं करती हूँ क्योंकि मुझे बताया गया है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ गुजराती नहीं हैं, सो दे आर फ्रॉम आउट ऑफ गुजरात ऑल्सो, सो आई वुड लाइक टू यूज़ द मिक्स लैंग्वेज. Sometimes I have to use Gujarati, so please bear with me. So, एमी प्रो कंपनी की ओर से एक उत्कर्ष नामक प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया गया है अपने कर्मचारी के उत्कर्ष के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए. तो उसके जरिए मुझे बताया गया है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ के जो कर्मचारी गण है उसके साथ विचार विमर्श करते हैं और उससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारा आत्मबल बढ़ता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि आप लोग नसीब वाले तो है, क्योंकि आपकी कंपनी आपके बारे में इतना सोचती है. हालांकि हर एक कंपनी को अपने कर्मचारी के बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो चार हमारे पास साधन है, भूमि है, मूड़ी है, श्रम है, नियोजन शक्ति है, तो उसमें जो श्रम है वो लाइव है, वो लाइव एलिमेंट है. तो उसके पास लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, एम्बिशन है, प्रोजेक्शन है, रिजेक्शन है. सो काफ़ी चीज़ें हैं, तो हमें अपने कर्मचारियों को समझना पड़ेगा. और अगर हमें हमारी प्रॉफिट को बढ़ाना है तो नेचुरली हमें हमारे कर्मचारियों को, हमारे स्टाफ को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा. पर सभी कंपनी क्या करती है, हैंडसम सैलरी देती है, कहीं कंपनियां बोनस देती हैं, कहीं कंपनियां अपने कर्मचारियों को अच्छी तरह से उन लोगों को एंटरटेनमेंट का प्रयोजन करती हैं, कई बार छुट्टियां प्रदान करती है. लेकिन ये कंपनी ने ये सोचा कि हमें आत्मबल के बारे में, माइंडसेट के बारे में, वैचारिक समृद्धि के बारे में कुछ सोचना है और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम उत्कर्ष है. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले का जो ज़माना था, बहुत पहले का, रामायण महाभारत के समय का जो ज़माना था वो ताकत का ज़माना था. फिजिकल आप जितने स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप रूल करेंगे. तो जैसे सोचते कि रावण में कितना बल था, कंस कितना बलवान था, भीम कितना शक्तिशाली था, भीष्म पितामह में कितने योद्धाओं का बल था, अर्जुन महाबलवान था. तो हम लोग जानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा शक्ति है वो ही राज करेगा. उसके बाद जो ज़माना आया वो बुद्धि चातुर्य का ज़माना आया कि जिसके पास बुद्धि बल ज़्यादा है, बुद्धि चातुर्य ज़्यादा है, इंटेलेक्ट ज़्यादा है, वो लोग रूल करेंगे. तो अब हम लोग जानते हैं कि कितने सारे बिजनेसमैन हैं, मीन्स हमारी व्यू रचना भी है, लश्कर की कुछ भी है, वो बुद्धि चातुर्य से बनाई गई है. तो अगर कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, लोगों को कैसे कहाँ पर ड्राइव करना है, वो जो ज़्यादा जानता है वो सफल रहेगा. लेकिन अभी जो वक्त है दोस्तों, शायद आपको मालूम है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से कलिकाल चल रहा है. और अभी जो वक्त है वो सिर्फ ताकत के काम नहीं चलेगा. हमारे पास सिर्फ ताकत है या सिर्फ बुद्धि चातुर्य है उससे काम नहीं चलेगा. मैं ये प्रूव करके दे दूंगी आपको. अभी जो समय है वो सशक्त मनोबल का समय है. जिसके पास आत्मबल ज्यादा है, जिसके पास सशक्त मनोबल है, वो ही जीतेगा. कैसे? कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी. हमारी फिल्म इंडस्ट्री का इधर जितने भी चेहरे हैं उनके बारे में जितनी भी बातें की जाती वो कम है. तो ऐसा ही एक चेहरा है, ऐसा ही एक फेस
हमारी फिल्म इंडस्ट्री का है, उसका नाम है गुरुदत्त। जब भी हम गुरुदत्त का नाम लेते हैं तो पूरे रिस्पेक्ट से लेते हैं, लिहाज रखना पड़ता है। इतना बड़ा डायरेक्टर है वो, इतना बड़ा एक्टर है। अगर याद दिला दूँ मैं आपको, आप पेरेंट्स से जाके पूछिए, उनकी जो फिल्म हैं प्यासा है, कागज़ के फूल है, साहब बेबी और गुलाम है, मिस्टर एंड मिसेस 55 है। आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने दी है, हम देखें तो दंग रह जाता है। इतनी बड़ी बढ़िया फिल्में एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर इसने दी है। फिर भी देखिए, अनफॉर्चुनेटली गुरुदत्त जैसे महान सफल अभिनेता, दिग्दर्शक, उसने केवल 32 वर्ष की आयु में ही आत्महत्या कर ली। उसके पास सब कुछ था, बुद्धि चातुर्य भी था, बल भी था, सफलता भी थी, सब कुछ था, फिर भी क्या नहीं था? मन उनका सशक्त नहीं था। वो सोचते थे कि मुझे समझने वाला कोई है ही नहीं, एंड ही कमिटेड सुसाइड। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगी, वो है हमारे पूरी दुनिया में जो बहुत ही जाने माने डांसर, जिनका नाम है माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन ने एक मून स्टाइल डेवलप की और रोबोटिक्स स्टाइल डांस में इंट्रोड्यूस की, और हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया माइकल जैक्सन की दीवानी। ये माइकल जैक्सन इतना सक्सेसफुल डांसर, वर्ल्ड बेस्ट डांसर, फिर भी उनका निजी जीवन देखे तो उसमें दरिद्रता ही नजर आएगी। जैसे वो अपने कॉम्प्लेक्स, जो अपना स्किन कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत ही पीड़ित, बहुत ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनको था, इसलिए कई बार 2, 4, 5, 7 बार उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। उतना ही काफ़ी नहीं, हम क्लाइमैक्स देखें तो वो पराकाष्ठा दरिद्रता की ये है कि वो जब कभी भी अपनी बीवी के पास, अपनी वाइफ के पास भी जाता था तो भी बिना मेकअप के कभी नहीं जाता था। सोचिए, एक सफल इंसान कितना दरिद्र है अगर उसके पास सशक्त मन नहीं है, आत्मबल नहीं है, तो वो कैसा पुअर लगता है हमको। और अंत में मैं एक उदाहरण दूंगी, एक पक्षी, गुजराती में जिसको हम गीध बोलते हैं, इंग्लिश में वल्चर बोलते हैं। तो वल्चर के पंख बड़े होते हैं, हम सबको बड़े पंख चाहिए होते हैं, और वल्चर जो है वो आसमान में बहुत ही ऊंची उड़ान भरता है। तो हमें तो उड़ान भी ऊंची भरनी है और पंख भी बड़े चाहिए, लेकिन वल्चर, अ पुअर गाय, इतनी ऊंची उड़ान, इतने आसमान में ऊंचे उड़ने के बावजूद, इतने बड़े पंख होने के बावजूद उनकी दृष्टि हमेशा जमीन पर, मुर्दों पर रहती है। क्या मतलब है ऐसी सफलता का? क्या मतलब है ऐसी उड़ान का, जिनकी दृष्टि मुर्दे पर रहती हो? उससे तो बेहतर है कि हमारी छोटी पंख, छोटा आसमान, छोटी उड़ान हो, लेकिन हमारी दृष्टि पॉजिटिव हो, विधायक हो, हमारे पास पूरा आत्मबल हो, सशक्त मन हो, हमारे पास एक अच्छा विधायक आत्मबल हो, माइंडसेट हो, जिसके जरिए जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन अननेसेसरी, जिसमें हम हमारी जो भी एनर्जी है उसको वेस्ट करते हैं, जहाँ पर लगाना है वहाँ पर नहीं लगाते। तो उसके लिए जो चाहिए वो है सशक्त मन। तो उसके बारे में सोचने के लिए हमारा वैचारिक दृष्टिकोण को अपलिफ्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमें जो खुराक चाहिए वो मानसिक खुराक चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर हाईली एजुकेटेड पीपल, सो हमें ये चाहिए। तो उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मेरा आज का जो विषय है वो है पैशन, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। पैशन से हम लोग शुरू करेंगे। और जब हम देखते हैं कि गुजराती में हमें एक बहुत अच्छी कहावत है, निशान चुक माफ परंतु नहीं माफ नीचू निशान। अगर निशान चूक जाए तो कोई बात नहीं,
लेकिन सफ़ीना जिस जगह डूबा वहाँ पानी बहुत कम था। हम लोग गुजराती में बोलते हैं ढांकड़ी में पानी लઈને डूबी जा। ढांकड़ी में पानी मीन्स दिस इज अ लीड ऑफ अ बॉटल। इसमें अगर हम लोग डूब जाए तो हमारी दरिद्रता कितनी है। सो इसलिए बोला जाता है कि सफ़ीना जिस जगह डूबा वहाँ पानी बहुत कम था। तो हमें अपनी उड़ान, हमें अपनी मानसिकता कैसे डेवलप करनी है। तो इतना सुंदर सब्जेक्ट आज मुझे दिया गया है, पैशन, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। फोकस करते हैं, शुरू करते हैं पैशन से। सो हम उसकी डेफिनेशन देखें पैशन की, तो वो है गुजराती में बोले तो धगश, लगन, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी भी काम के प्रति अपना पागलपन, कोई शौक के प्रति, किसी भी चीज के प्रति हमारा जो पागलपन होता है वो है हमारा पैशन। कई बार क्या होता है कि हम लोग ड्रीम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं। सीरियल काफ़ी है, टीवी सीरियल्स है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, वो हमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाती है। दे आर नॉट रियलिस्टिक, फैंटेसी होती है उसमें ज़्यादा, तो हम भी बह जाते हैं, सीधा सोचने लगते हैं। जैसे पॉलिटिकल देखें तो सीधा नरेंद्र मोदी के बारे में ही सोचेंगे, ये कंपनी के बारे में, एमी प्रो के बारे में सोचेंगे, सीधा डायरेक्टर के बारे में ही सोचेंगे। जहाँ पर भी देखें तो हमें सीधा कुछ बनना है, डायरेक्ट, ओवरनाइट। वी वांट ओवरनाइट सक्सेस। तो पैशन को समझने के लिए हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो भी फिगर है, जो भी फेसेस है, वो सभी पैशन वाले लोग ही हैं। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, उनको देखिए तो कितना इंस्पिरेशन मिलता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या है। उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम सुना होगा, वो तबला उस्ताद है, राइट। तो तबला पर जब वो एक भी ताल बजाते हैं, अपनी उंगलियां को सिर्फ थिरकाते हैं, तो भी एक नई ताल बन जाती है। लता मंगेशकर जब भी गाती है, उनकी जो रेंज होती है, वो जो लोग यहाँ पर कोई सिंगर है तो उन्हें पता होगा, चौथी काड़ी पांचवी काड़ी थी तो ये शुरू करे। तो उनकी रेंज इतनी बढ़िया है कि जब भी वो गाती है, वो ब्रेक करती है तो अपने खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करती है हर बार। सचिन तेंदुलकर को देखिए, क्रिकेट उनका पैशन है, बैटिंग उनका पैशन है। कुश्ती में फोगट सिस्टर को देखिए। सुनील गावस्कर को रन मशीन बोला जाता था हमारे ज़माने में, अब तो विराट कोहली का ज़माना है। तो एक बार किसी पत्रकार ने सुनील गावस्कर को बोला कि आपको रन मशीन बोला जाता है, आप थकते नहीं है, 100, 200, 300, नेचुरली ये रन तो होते ही होते थे सुनील गावस्कर के। तभी उन्होंने जवाब दिया कि आई ट्रीट एवरी बॉल एज अ फ्रेश बॉल। मैं जब भी कोई बॉल का सामना करता हूँ तो जैसे मेरा ये पहला बॉल है वैसे ही खेलता हूँ। सो महान लोग जो होते हैं, जिन्होंने भी अपने सपने को वास्तविकता में तब्दील किया है, सब लोग ने क्या संघर्ष किया है। जैसे हमें ओवरनाइट लता मंगेशकर बन जाना है, लेकिन लता मंगेशकर ने कभी भी अपने स्वाद के बारे में सोचा ही नहीं है। पानी पूरी क्या है, एक लड़की होने के बावजूद उन्होंने कभी नहीं टेस्ट किया है। किसी भी तले हुए पदार्थ उसने अपने गले में डालने का प्रयत्न तक नहीं किया है, सोचा भी नहीं है। सो जब हमारी पैशन होती है तो हमारे इमोशन को हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हमारे निजी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को हमें क्या क्या करना नहीं पड़ता है। तो पैशन क्या है इसके बारे में, जैसे नृत्य में बिरजू महाराज है, सितार में पंडित रविशंकर जी है, जैसे शास्त्रीय गायन में भीमसेन जोशी जी है। तो ये सब लोग क्या है, ये सब लोग स्ट्रॉन्ग डिजायर मीन्स इतने साल तक उन्होंने रियाज किया है।
तो रियाज करने का कोई टाइम नहीं होता. આપણે જેને પેશન કહીએ એ દિવસ રાત ઉગતા બેસતા જાગતા સૂતા દરેક વખતે એ જ દેખાયા કરે, એને હંમેશા પેશન કહેવાય. तो ये लोग इतना ज़्यादा रियाज करते हैं और धीरे 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 वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं. डिवोशन एंड डेडिकेशन तो होता ही होता है, लेकिन संघर्ष भी होता है. जब भी हम पैशन को पकड़ के आगे जाना चाहते हैं, उतनी बार हमें निराशा मिलती है, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं हम लोग. तो कभी बार हरिवंश राय बच्चन की एक कविता हम जब भी सुनते हैं तो हमें बड़े इंस्पिरेशन मिलती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो संघर्ष करना पड़ेगा. दूसरा पेशेंस रखना पड़ेगा. पेशेंस इज द फ्लावर विच डज नॉट ग्रो इन एवरीवन्स गार्डन. ધીરજના ફળ મીઠા છે. આપણે કોઈ વ્યંજન બનાવીએ તો એને ચડવા દેવું પડે. ગામડામાં તો એવું કે ધીમા તાપે ચડાવો તો મીઠું લાગે. So we have to wait until it fully cooked. तो એ स्वादनी मजा છે આપણે લઈ શકીએ છીએ. तो पैशन में ये होता है कि संघर्ष को झेलना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और कई बार हताशा, निराशा, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है. और फिर भी अगर हम उसी पथ पर चलना कंटिन्यू करें, यानी कि हम डर नहीं जाए, हम रुक नहीं जाए, तो डेफिनेटली वी विल मीट टू अवर डेस्टिनेशन. तो ये पक्का है. तो इसमें क्या है, तो जो प्रैक्टिस के बारे में हम आगे सोचेंगे, क्योंकि जो पैशन है उसका दूसरा चरण है वो हमेशा प्रैक्टिस रहता है. तो उसके बारे में भी एक बहुत बड़ी कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. मैं थोड़ा सुधार करना चाहूँगी, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. गलत तरीके से रियाज करना हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा. रोज क्राइम पेट्रोल देखने वाले लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल डरपोक होते हैं. जासूसी सीरियल देखने वाले लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल डरपोक होते हैं. प्रैक्टिस रॉन्ग है हमारी. बहादुर बनना है तो बहादुर ही बनना है, तो बहादुरी का ही रियाज करना चाहिए. तो जो करना है उसके बारे में मैं प्रैक्टिस का कई सारे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ. जैसे हम सब बोलते हैं मातृदेवो भव, और हम सब अपनी माता जी को बहुत ही चाहते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं. इसीलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है, इसीलिए क्योंकि वो हमारी माँ है. तो माँ क्यों हमें बहुत ही बढ़िया लगती है? क्या है उसमें ऐसा? तो आप देखो कि जब भी वो कुकिंग कर रही होती है, रसोई घर में होती है, वो दाल बना रही है या सब्जी बना रही है, कोई व्यंजन तैयार कर रही है, तो वो कैसे काम करती है? नमक और मसाला वगैरह कैसे लगाएगी? नाप तोल करके नहीं लगाएगी. तो हम बड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं कि मम्मी તે કાંઈ માપ્યું નહીં, કેટલી ચમચી નાખવાનું. તો મમ્મી શું જવાબ આપે? અને તમે જોયું હશે, યુ ઓબ્ઝર્વ ऑल द टाइम्स कि माँ की दाल एक सी होती है, स्टैंडर्ड ऑलवेज मेंटेन. यू कैन वेट ईच एंड एवरी रोटी. આપણી જો રોટલી હોય છે એને તમે વેઇટ કરી શકો, એમનું શેપ ચેક કરી શકો, એનું દળ ચેક કરી શકો, એની ક્વોલિટી ચેક કરી શકો. એવરીથિંગ ઇઝ સેમ એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓલવેઝ. કેટલું બધું माँ कितना सारा काम करती है, पिरोसती है, फिर बेलती है, फिर उसको आपको घी लगाकर देती है, फिर बाद में सब्जी देती है, फ़ोन आता है तो रिसीव करती है, दरवाज़ा नॉक होता है तो वो खोलने जाती है. जैसे लगता है कितने सारे हाथ है उसके पास. इसीलिए हम बोलते हैं मातृदेवो भव. सो माँ की शरण में जाते हैं, लेकिन माँ को तो पूछो कभी कि तुम्हारे हाथों में ये जादू है, ये क्या है? तो वो जवाब देगी कि 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 20 इयर्स तक मैंने ये चूल्हा चक्की की है,
रोज मैं रसोई घर में जाती हूँ और मेरे पास प्रैक्टिस इतनी बड़ी है कि मैं ऐसे भी डाल दूँ तो भी वो अच्छा ही बनेगा। तो प्रैक्टिस क्या कर सकती है? रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करना है। जैसे हम लोग रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर हम पक्की सड़क पर चलते हैं, दौड़ते हैं और चप्पल पहन के दौड़ते हैं या बिना शूज़ के दौड़ते हैं तो पूरा हो जाएगा। रनिंग तो क्या, हमारा शरीर भी अच्छा नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो रनिंग ट्रैक होता है, जो सॉफ्ट मिट्टी वाली जो रनिंग ट्रैक बनाया गया है, वहाँ पर ही दौड़ना है और अच्छे वाले शूज़ पहनना है और पूरी टेक्निक से प्रैक्टिस करनी है, तो ही हम अच्छे रनर बन सकते हैं और एथलेटिक्स में आगे जाके अपना नाम कर सकते हैं। तो परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस जब भी हम करते हैं, आपने देखा होगा कि धोनी है, उनको एक नाम दिया गया है कूल। धोनी इज अ कूल पर्सनालिटी। मैंने इसके जैसा, धोनी के जैसा कोई कैप्टन ही नहीं देखा कि जितना भी खराब रिजल्ट हो, कभी भी अपने सबऑर्डिनेट के प्रति उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया और हमेशा इंस्पायर किया अपनी टीम को। ये धोनी है, वो बहुत ही बढ़िया विकेट कीपर है। कभी नहीं सोचा होगा आपने और कभी नहीं देखा होगा कि जैसे ही कोई बैट्समैन क्रीज के बाहर पैर रखता है, धोनी इमीडिएटली स्टैंपिंग कर देता है। तो ये प्रैक्टिस का नतीजा है, ये डेडिकेशन का नतीजा है, ये लगन, ये पागलपन है। और एक सी प्रैक्टिस लगातार करते हुए हम लोग ये अचीवमेंट पर और ये नतीजे पर आ सकते हैं। तो हमारे जो जांबाज सैनिक होते हैं, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग जैसे कमांडो होते हैं हमारे, उनकी ट्रेनिंग कभी देखी होगी आपने। अगर एनसीसी में होंगे तो देखने का चांस मिलेगा, मैंने देखा है इसलिए मैं बोलती हूँ। तो कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है उसमें क्या होता है, अभी अभी मैंने एक ट्रेनिंग देखी थी कि उसमें हाथ और पैर बांध के उसको स्विमिंग करने के लिए छोड़ दिया जाता है कमांडो को। सोचो, स्विमिंग में बिना हाथ के क्या कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कमांडो करेगा। तो कमांडो वो लोग जब मार्च पास करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो उनका जो लेफ्ट राइट होता है, उनके बीच में से वो कैप्टन होता है, वो फायरिंग करता है। और कभी भी आपने नहीं सुना है कि किसी भी कमांडो इंजर्ड हुआ है। वो प्रॉपर जो लेफ्ट राइट होता है वो प्रॉपर होता है। इतनी बढ़िया प्रैक्टिस होती है, इसीलिए हमें 26 जनवरी का जो मार्च पास होता है वो बहुत ही अद्भुत लगता है। लेकिन वो ओवरनाइट नहीं है, वो काफ़ी सालों का रियाज है, कड़ी मेहनत है। बाकी तो एक फिल्म में मैंने देखा था कि पीटर जंप करो, उसके कैप्टन ने बोला पीटर तैयार हो, तो पीटर ने बोला कि यस सर मैं तैयार हूं। बोला पीटर क्या करते हो? सर मैं तैयार हूं। पीटर जंप नहीं करेगा। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग इतना प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हालांकि जो लोग सफल होते हैं उसको देख के हमें बड़ा ही ऐसा होता है कि हम क्यों ये नहीं बन पाए, लेकिन तभी हमारी जो प्रैक्टिस होती है, उनमें जो कमियां होती है वो हम भूल जाते हैं। जैसे हमें एवरेस्ट सर करना है तो हमें पहले चोटीला तो चढ़ना ही पड़ेगा। फिर चोटीला में पूरा विश्वास आ गया, फिर जाके गिरनार पर चढ़ाई करो। फिर गिरनार में भी कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट हो गया, फिर जाके हिमालय में ट्राई करो। हिमालय में भी काफ़ी शिखर है। फिर जाके सोचते हैं कि हमें माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना है। तो ये जो धीरे धीरे होता है ना, क्रमशः दवानी गोળી હોય ને એને ગળી જવાય, પણ સરસ ચોકલેટ હોય ને એને મમડાવવી પડે. લિંગરિંગ ટેસ્ટ ઓફ ધ ચોકલેટ. તો એ જે લિંગરિંગ ટેસ્ટ છે એ પ્રેક્ટિસ દરમિયાન આપણો જે ઉત્સાહ છે એ ટકાવી રાખવા માટેની મૂડી છે. તો એક દો હળવા અથવા तो लाइट उदाहरण आपू कि जेथी थोड़ू गंभीर ना थी जवाय. मेरे पापा है वो बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर थे, फिल्मों में भी काम करते थे. तो वो गुरुकुल में हमेशा ड्रामा की प्रैक्टिस करवाया करते थे. तो अहमदाबाद गुरुकुल में उनके लिए एक रूम होता था. तो मेरा एक रिकॉर्डिंग था थलतेज में, अहमदाबाद दूरदर्शन में.
तो मैं वहाँ पर ठहरी हुई थी। तो मेरे पापा ने बोला कि आज रात को बच्चों के साथ तुम बात करना, हमारे जो बच्चे हैं गुरुकुल के उसके साथ तुम बात करना। मैमनगर गुरुकुल की बात कर रही हूँ मैं। तो मैंने रात को सभी बच्चों के साथ बैठी मैं और उनके साथ बातचीत शुरू की कि देखो बच्चों, आप लोग सब सौराष्ट्र के छोटे छोटे गांव से यहाँ पर आए हैं, इतने बड़े शहर में अहमदाबाद में, हाँ, तो आपको क्या सीखना मिला, क्या सीखने को मिला यहाँ पर? तो एक बच्चे ने जल्दी से हाथ ऊपर कर दिया। मैंने बोला कि अच्छा अच्छा बोलो। तो उन्होंने जवाब दिया, उस बच्चे ने जवाब दिया कि અહીં આવીને અમે સોખું बोलता सीखी गया। कई बार प्रैक्टिस ऐसी होती है कि हम बोलते हैं ना कि जहाँ पर बसे एक गुजराती सदा काल गुजरात। गुजराती कभी चेंज होना पसंद नहीं करता। वो दूसरे लोगों को गुजराती ज़रूर बना देगा, लेकिन वो खुद कभी नहीं बदलेगा। चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो खाने पीने का परहेज़ हो, चाहे वो स्टाइल हो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जहाँ बसे एक गुजराती तहाँ सदा काल गुजरात। वो खड़ा कर देगा। आपको लेस्टर में भी गुजरात मिलेगा, आपको बोरीवली में, डोंबिवली में, सब जगह गुजरात मिलेगा। जहाँ पर जाओ आप, इवन आप लोग चले जाइए कनाडा में, अमेरिका में, सब जगह गुजरात है। बाहर खाटला ढाड़ीने बेसी जाए लोग व्यवस्थित। सो प्रैक्टिस क्या है, पैशन क्या है, उसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण मैंने देखा। एक बार रेलवे स्टेशन पर मैंने एक दृश्य देखा, मैं आज तक उसको भूल नहीं पाई हूँ। एक ग्रामीण महिला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जो पैसेंजर्स आते थे उनको अपने मटके का ठंडा पानी पिलाने का एक बिजनेस कर रही थी। वो बोलती थी, मैं जब आई और मैंने जो सुना तब वो बोल रही थी कि 10 रुपये का एक गिलास पानी, मटके का पानी, मेरे मटके का पानी, शुद्ध पानी, ठंडा पानी पियो, अपने प्यास बुझाओ। इतना सुंदर वो बोल रही थी। तो एक पैसेंजर ने उसको बुलाया और बोला कि 5 रुपये में एक गिलास देना है। तो उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। थोड़ी देर में व्हीसल बजी, ट्रेन चली गई। फिर उस महिला ने क्या किया, उसने अपनी जो मटकी थी उसको उल्टा करके पूरा पानी गिरा दिया प्लेटफॉर्म पे और फिर वो जाने लगी। मुझे बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उससे पूछा कि अरे पगली, तू तो बिल्कुल पागल है। वो 5 रुपये का मांग रहा था, उसको दे देना चाहिए, खाली पी ली, ये सब पानी गिरा दिया प्लेटफॉर्म पे। 5 तो 5 रुपये तो मिलते तुम्हें। तब जो उसने जवाब दिया, उसने आज तक मुझे हिला दिया है और हम सबको वहाँ से जवाब मिलता है। उस महिला ने बोला कि जावा दियो ने बेन, जाने दो ने बहन, उसको प्यास ही नहीं थी। जिसको प्यास होती है उसको ही पानी की कीमत होती है, और जिसको प्यास ही न हो उससे पिलाने का, उसको पानी पिलाने का क्या फायदा। सबसे चीज बड़ी जो कुछ है वो है हमारी प्यास, हमारे लक्ष्य के प्रति हमारी प्यास। वी आर रेडी टू पे एनी प्राइस, क्योंकि हमें प्यास लगी है। तो अगर प्यास नहीं है, प्यास है तो मटके का पानी भी हमें अमृत लगेगा, क्योंकि कितनी देर तक हम लोग थ्रस्टी है, हमें कुछ मिला नहीं है, पूरी गर्मी है, दोपहर का समय है, और जब भी पानी मिलता है तो अमृत जैसा लगता है। और अगर ठंड का समय है, बिल्कुल प्यास नहीं है, बिल्कुल प्यास का कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, वातावरण भी नहीं है, और कोई हमें आके कोल्ड ड्रिंक्स भी दे दे तो हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए। समझे दोस्तों कि महत्व कोल्ड ड्रिंक्स का या चॉइस का या अचीवमेंट का नहीं है, महत्व प्यास का है, महत्व भूख का है, महत्व इच्छा का है, लगन का है, धगज का है। हमें अगर अंदर से एक जागृति है हमारे मन में कि हमें यहाँ पहुँचना है, वो प्यास ही हमें वहाँ तक ले जाएगी। प्यासा कुएं तक ज़रूर जाएगा। तो वो ही हमारी जो प्रैक्टिस है वो है।
हमें सीधा मुकेश अंबानी नहीं बनना है, क्योंकि उनके पापा जो धीरूभाई अंबानी हैं, उन्होंने पेट्रोल पंप में जाके हर एक व्हीकल में पेट्रोल भी डाला है, इतना काम किया है, फिर बाद में वो कुछ बने हैं। तो कोई भी चीज़, जहरे हम लोग सोचते हैं नरेंद्र मोदी को आज सुनने के लिए पूरा विश्व बेताब है कि नहीं? लेकिन मैं गवाह हूँ, आज से 30 साल पहले राजकोट में गुणू भाई डेलावाड़ा ने सरगम क्लब में, जब वो नरेंद्र मोदी जी हमारे महामंत्री थे, तभी उनको बुलाया था यहाँ पर भाषण के लिए राजकोट में। आई विटनेस हूँ मैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। उस सभा में केवल 25-30 लोग थे, जिसमें एक मैं थी, और हमें कंपलसरी बुलाया गया था, हम लोग इच्छा से नहीं आए थे। सो दिस इज द प्रोग्रेस, दिस इज द पैशन, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। तो आई एम अ ड्रामा आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट। तो जब पहले मैं काम करती थी, छोटी छोटी थी आप लोगों की तरह, पूरा 1 महीना हमें रिहर्सल्स करना पड़ता था, क्योंकि नया ड्रामा है। राजकोट के बाल भवन में हम लोग रोज रात को 8 बजे से रात को 12 बजे तक रिहर्सल्स करते थे, एवरी नाइट फॉर अ मंथ। और तब जाके 1, 2, 3 शो होते थे उस ड्रामा का। और शो में रेम्यूनरेशन कितना मिलता था? लड़कियों को 100 रुपीज़ और लड़कों को 50 रुपया। उसमें रिहर्सल का आ गया, शो का आ गया। अगर 4 शो होते हैं तो 400 मिलेंगे, 5 शो होते हैं तो 500 मिलेंगे, बस। फिर तो नया नाटक शुरू। तब आज क्या है? आई एम ए ग्रेड आर्टिस्ट, टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली। और मुझे हाईएस्ट 15 मिनट्स का भी मेरा ड्रामा है तो बहुत बड़ी फीस मैं लेती हूँ ऑल इंडिया रेडियो से या दूरदर्शन से, अप्रूव्ड आर्टिस्ट। लेकिन वो प्रैक्टिस क्या है? वो 50 रुपये और 100 रुपये की है, तब जाके ये सब मिलता है। यानी कि कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है। तो और हम कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने बारे में कई बार इन्फीरियरिटी भी हो जाते हैं। इन्फीरियरिटी मीन्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी सफरिंग होते हैं हम लोग। हर बार सुपीरियरिटी नहीं होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि पैशन, तो चलो मुझे एक एक्ट्रेस बनना है यार, एक्टर बनना है। मैं अपने बारे में ही बोलती हूँ, आपको भी बनना है। मैंने तो उसके बारे में एक बहुत सुंदर कविता भी लिखी है, और समाज ने उसको जवाब दिया, उसके बारे में भी कविता लिखी है, आ छोकरी ने परणावी दो। કારણ કે કોઈ સપના જોવે ને એને તરત જ સોસાયટી એવું કે કાન પરણાવી દો એટલે સપના બપનું બધું બંધ થઈ જાય। तो कहने का तात्पर्य है, जया बच्चन है, जैसे ओम पुरी है, जैसे शबाना आज़मी है, जैसे संजीव कुमार है, इन लोगों को आप देखिए, ये लोग एक्टर बनने का फेस लेकर नहीं आए हैं। वेरी एवरेज पीपल दे आर। फिर भी आप देखिए, जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, उससे उन लोगों की उड़ान कितनी ऊंची है, बिकॉज दे ओवरकम देयर ऑन लिमिटेशंस। सो कभी भी इन्फीरियरिटी भी नहीं सोचना है और सुपीरियरिटी भी नहीं, लेकिन वास्तविक भूमि पर हमें अपना काम करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे लास्ट चीज़ बोल के हम लोग परफॉर्मेंस में जाते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट। किसी एक चीज़ पर हम लोग फोकस करेंगे तो कई बार क्या होता है कि हम लोग बड़ी विचित्र दशा में आ जाता है। कई बार देखते हैं ना, जैसे ब्यूटी क्वीन बनकर कोई लड़की आती है स्टेज पर और उसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तब वो जो जवाब देती है वो पूरे इतने बुरे होते हैं कि हमें लगता है कि इसकी बुद्धि प्रतिभा को भी देखना चाहिए था। सिर्फ उसके चेहरे को देखकर इसको जो इनाम दिया गया है वो वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि હું હંમેશા એવું કહું છું કે દુનિયાનું કોઈ બ્યુટી પાર્લર ચહેરાનું ઘોઘાપણું દૂર કરી શકતું નથી. ઘોઘા ઓલવેઝ રિમેન ઘોઘા. સો દેખાવમાં ગમે તેટલા સરસ હોય, પણ આપણે ઓરિજિનલ અંદરથી बिल्ड करना पड़े। सर्वांगी विकास, सपोज मुझे अपना राइट लेग है वो बहुत पसंद है, पूरा जो बॉडी है उसमें से मेरा राइट लेग है वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसको नहलाती हूँ, मैं उसको मालिश करती हूँ, मैं उसको पूरा खिलाती हूँ, बस उसका ही ध्यान रखती हूँ। आगे जाके क्या होता है, हाथी पगो, कारण के एक ज ध्यान राख्યું। ऐसा नहीं करना है, बैलेंस करना है हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, स्पिरिचुअल, ओवरऑल डेवलपमेंट। बिकॉज
यहाँ पर एक जगदीशन नामक म्यूनिसिपल कमिश्नर था राजकोट में, अगर आपको याद है तो। मैं तभी दूरदर्शन में काम करती थी और मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। क्यों लिया था वो बता रही हूँ मैं आपको। क्योंकि जगदीशन ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया एज अ म्यूनिसिपल कमिश्नर, किसी ने नहीं लिया था पहले। उसने मिल्क प्रोडक्ट पर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि राजकोट में कोई भी स्वीट जो दूध से बनती है वो नहीं बनाएगा, कोई भी चॉकलेट्स वगैरह नहीं बनाएगा, कोई भी बटर चीज़ कुछ नहीं बनाएगा जब तक बच्चों को दूध नहीं मिलता। क्राइसिस थी तब दूध की। तो ऐसा एक डिसीजन लिया था। तो फिर मैंने उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर पर गई थी, यहाँ पर कमिश्नर के बंगले पर। तब मैंने उनको बताया कि आप तो बड़े बहादुर हैं, इतना बड़ा निर्णय आपने ले लिया, अब तक तो किसी कमिश्नर ने ऐसा निर्णय नहीं लिया। बोले बहन ये है, ये हमारी सत्ता में है, हम ले सकते हैं। तो मैंने बोला कि आप तो बहुत ही बढ़िया कमिश्नर है। पूरी राजकोट, जब उनकी ट्रांसफ़र हुई तो राजकोट में दंगा हो गया। जब राजकोट की तो ये तासीर ही नहीं है, कभी वो दंगा करते ही नहीं है राजकोट के लोग, इतने शांत है। अपने कुल्फ़ी खाने में, आइसक्रीम खाने में इतने मस्त होते, कभी वो दंगे नहीं करते। लेकिन जगदीशन की ट्रांसफ़र हुई तब राजकोट वालों ने बोला कि नहीं, हमें यहीं कमिश्नर चाहिए। तो ऑल द पीपल लव देयर कमिश्नर। तो मैंने बोला कि आप तो बहुत सक्सेसफुल कमिश्नर है, रियली वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू। तो उन्होंने बोला कि आप हमें पसंद करती हैं, पूरा राजकोट हमें पसंद करता है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, मेरे बच्चे मुझे पसंद नहीं करते। बिकॉज आई एम नॉट अ गुड फादर, आई एम नॉट अ गुड हस्बैंड, आई एम अ गुड कमिश्नर ओनली। जो मैं बात कर रही हूँ सर्वांगी विकास की, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग हमारे कहीं किरदार निभा नहीं पाते हैं जब हम पैशन के पीछे लग जाते हैं। तब लास्ट वाला एपिसोड अब हम हाथ में लेते हैं, वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है? सब लोग काम करते हैं, सब लोग व्यंजन बनाते हैं, सब लोग चोटी बनाते हैं, सब लोग स्टाइल वगैरह बनाते हैं, सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, सब लोग कोडिंग करते हैं, डिकोडिंग करते हैं, सब लोग डिबगिंग करते हैं, एंटीवायरस बनाते हैं, सब लोग काम करते हैं। कोई झाड़ू पोता करता है, कोई रसोई करता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई ऑयल इंजन बनाता है, कुछ भी बनाता है, सब लोग करते हैं। तो परफॉर्मेंस कहाँ से आ गया है? पूरा समझना आज ये सबसे अच्छा टॉपिक है, लास्ट वाला, वो है परफॉर्मेंस। हमारे पास 3 कैटेगरी है, बराबर ध्यान से सुनना। पहली है कर्मचारी, जिसे हम बोल सकते हैं कर्मचारी नहीं, कामदार, वर्कर्स। वो क्या करता है? जो भी बताया गया होता है वही करता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक हमारा नाटक था, उसमें पत्ता नहीं जोड़ करके एक नाटक था, उसमें एक बहन ने पहली बार किरदार निभाया। तो मेरे पापा ने बोला था यहाँ से जाके यहाँ आने के बाद ये डायलॉग बोलना है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली स्टेज थोड़ा छोटा था, तो बीच में एक टेबल रखना पड़ा हमें, जो एक्चुअली यहाँ था, लेकिन क्योंकि स्टेज छोटा, तो वो बहन आई नहीं और डायलॉग बोली नहीं। बोला कि उधर तो जाने का रास्ता ही नहीं था। तो डायरेक्टर ने तो बोला था कि वहाँ जाके ही डायलॉग बोलो। उसको बोलते हैं कर्मचारी, वर्कर। उसको कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ अपना काम करता है। बस रोटियां हो गई, खा लो, टेबल पे रख दिया है, खा लो, काम पूरा हो गया है, देखो साहब, बाकी कुछ नहीं है। वो सब वर्कर होते हैं, वेरी एवरेज। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर फ्रॉम देम। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो कारीगर होता है। हम बोलते हैं कि नहीं, जूता सिलवाना है तो इसी के पास सिलवाना है, अब बड़ा कारीगर है साला, इतना बढ़िया जूता सिलता है। कपड़ा सीवड़ाऊ छे तो आ दर्जी पास जाऊ छे, बहुत सुंदर कारीगर छे। कारीगर मीन्स राजकोट में ऐसा टेलर लोग है जो कपड़े का जो मूल्य होता है उससे ज़्यादा तो वो लोग सिलाई लेते हैं, ऐसे बढ़िया कारीगर है। लेकिन आपका जो शोल्डर है वहाँ से 1 इंच भी ऐसा नहीं जाएगा, इतना अच्छा लगेगा आपको, इतना सूट करेगा। उनको आपकी पर्सनालिटी के
सभी पहलू है उसको देख के वो बनाएगा। तो ये कारीगर होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें लोग अपना इंटेलेक्ट, जो भी काम उनको दिया गया है उसमें वो रखते हैं। पहला होता है वो हार्ड वर्क होता है, दूसरा होता है वो स्मार्ट वर्क होता है। द वर्क इज डन विद द इंटेलेक्ट। इतना अच्छी तरह से लोग करते हैं कि हम बोल जाते कि वाह कारीगर छे भाई, जबरू कामकाज। उससे भी ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं जिनका परफॉर्मेंस अभी चाहे भूलने की कोशिश भी करे तो भी भूला नहीं पाते हैं। वो लोग को बोलते हैं कलाकार। कलाकार केवल सिनेमा में काम करने वालों को नहीं बोलते हैं, आप लोगों को भी बोला जाता है कलाकार। आर्टिस्ट मीन्स आर्टिस्ट, जिनके परफॉर्मेंस को कभी भुलाया नहीं जाता। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता को कौन भुला पाएगा? मैं बोलूंगी लास्ट में, हम नहीं भूल पाते हैं। मदर टेरेसा की सेवा को कौन, कितने लोग सेवा करते हैं, लेकिन मदर टेरेसा जैसी सेवा कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। कितने लोग शहनाई बजाते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह खान जैसे शहनाई कोई बजा पाए? ऐसा कोई है नहीं। तो परफॉर्मेंस ऐसा होता है। लियोनार्ड दा विंची, मोनालिसा उसने बनाया, आज तक लोग बेस्ट पेंटिंग में मोनालिसा का नाम ही बोलते, भूल ही नहीं पाते। जीपीसीपी ने एक फिल्म बनाई, उसका नाम था शोले। कितनी फिल्में बन गई उसके बाद, लेकिन शोले जैसी फिल्म नहीं बन पाती है। यूनिक होते हैं, उनको परफॉर्मेंस बोला जाता है। हमारा परफॉर्मेंस ऐसा होता है, बार बार लोग उनको याद करते हैं। क्योंकि उनका राज क्या है? क्योंकि जो काम हमें मिला है उस काम में हम अपना जी जान सब लगा देते हैं, और उनको कला का एक बेहतरीन नमूना बनाने तक हमारी कोशिश जब हम जारी रखते हैं, तब जो आविष्कार हमें मिलता है उसे परफॉर्मेंस किया जाता है। मैं यहां तक कहूंगी कि लोग शादी भी करते हैं तो क्या होता है नतीजा? परफॉर्मेंस किसको बोला जाता है? जब किसी को देख के, किसी के दाम्पत्य जीवन को देख के हमें शादी करने का मन हो जाए, समझो वो सफल शादी है। और किसी को देख के ऐसा हो जाए कि संसार में पढ़ना ही नहीं है। परफॉर्मेंस हर जगह होती है, तो हर जगह हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, हमें उनसे बहुत ही हम अभिप्रेरित होते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को क्रिकेट में जाना है वो लोग क्या करेंगे? अगर बैट्समैन बनना है तो सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, विराट कोहली, सबका मैच देखते ही रहेंगे। देखते कैसी स्टाइल है, कैसा शॉट है, कवर ड्राइव कैसे मारते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट आता है कि नहीं आता है। मीन्स जो बॉलर है वो देखेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, वो अच्छे से अच्छा जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको देखता रहेगा, प्रोजेक्ट्स वर्क देखता रहेगा, उसके बारे में सोचता रहेगा, उससे बढ़िया मैं कैसे बनाऊं, उस अचीवमेंट तक मैं कैसे पहुंचूं। समझे? तो ऐसे जब होते, बाकी ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ કે વેતરું કરીએ છીએ, આપણે વેઠ કરીએ છીએ, અને વેઠ અને વેતરુંની કોઈ કિંમત નથી. કામવાળી ઘરે આવતા હોય ને, જે મેડ, એમાં પણ જોજો કેટેગરીઝ હોય છે. કોઈક આવે ને જાય તો આપણને થાય બદલી જાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, શું ફેર પડે છે, એને કર્યું હોય કે ન કર્યું એ પૂછવું જ પડે, બેન કર્યું છે તો બરાબર. અને કેટલાક લોકો એટલું આર્ટિસ્ટિક કામ કરે કે તમને થાય ના તમે તો જુઓ જ. એ લોકો હસબન્ડ કરતાં પણ મેડ સાથે વધારે સારી રીતે વાત કરે કે એના વગર તો અમે કામે નહીં કરી શકીએ. સો વૈતરું અને કામ આ બંનેમાં ફરક છે, અને ધેટ વી હેવ ટુ कीप इन अवर माइंड. हमारा बहुत प्रचलित ड्रामा है पत्तानी जोड़, जिसके हमने 400 से ज़्यादा प्रयोग किए हैं पूरे इंडिया में, और उसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ था ताश के पत्ते. और आपको जान के आश्चर्य होगा कि राजेश खन्ना, जिसका ओरिजिनल नाम जतीन खन्ना है, उसने भी अपनी कारकिर्दी ताश के पत्ते, और कादर खान ने भी अपनी कारकिर्दी ताश के पत्ते नाटक से ही शुरू की थी. और मैंने भी एट द एज ऑफ 16
अपने करके दी इसी नाटक से शुरू की थी। तो इसका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। अलबत् वो मेरा वाला डायलॉग नहीं है, मेरे पापा वो डायलॉग बोलते थे। हीरोइन वाला नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा किरदार मुझे तो पहले नाटक में मिला था, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। और हमें इनमें से ये डायलॉग से हमें बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। इसलिए मैं ये डायलॉग आपके सामने बोलूँगी, फिर लास्ट में रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से मैं समापन करूँगी। આપણી જિંદગી પત્તાની જોડ જેવી છે. આપણી જિંદગી પત્તાની જોડ જેવી છે. સંજોગો એના પાના છે અને વિધિ એ પાનાને વહેંચે છે. જેવી રીતે પત્તાની રમતમાં આપણને પાના પસંદ કરવાનો હક હોતો નથી, પરંતુ ચીફમાંના પાના જ લેવા પડે છે. એવી રીતે જીવનમાં પણ આપણને સંજોગો પસંદ કરવાનો હક હોતો નથી, કુદરતે આપેલા જ લેવા પડે છે. પરંતુ જે રીતે પત્તાની રમતમાં પાના પસંદ કરવાનો હક ન હોવા છતાં ચીપ માના પાનામાંથી કયું પાનું ક્યારે ઉતરવું એ જેમ આપણા હાથમાં છે, તેમ જીવનના ગમે તેવા કપરા સંજોગોમાં પણ ક્યારે કેમ વર્તવું એ આપણા હાથમાં છે. અને એવી સમયે ચીવટથી વર્તનાર જ જિંદગીની આ પત્તાની રમતનો કુશળ અને હોશિયાર ખેલાડી ગણાય છે. जब भी हम लोग नाटक में काम करते थे तो मेरे पापा तो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे, तो हम लोग डायरेक्टर होने के नाते उनको पूछते थे कि कैसा रहा मेरा किरदार, परफॉर्मेंस के बारे में बता रही हूँ. तो बोला कि क्यों पूछ रही हो, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, पूरा जो डायलॉग है हमारे यहाँ 3 घंटे तक ड्रामा चलता है, तो कितनी बड़ी स्क्रिप्ट होती है, वो सब हम मेमोराइज करते हैं. स्टेज होता है, नो रिहर्सल्स, नो टेक, नथिंग, राइट. तो सब हम लोग याद करके जाते हैं. तो क्या होता है कि हमारे जैसे लोग जो एजुकेटेड है वो क्या होता है, एक भी अक्षर का ऐसा नहीं होता है, डायलॉग बढ़िया से याद करके जाते हैं. और जब जो भी डायरेक्टर ने बताया है वैसे ही पंच मार के वो डायलॉग बोल के हम लोग निकल जाते हैं. तो मैंने पूछा कि पापा मेरा रोल कैसा रहा, क्योंकि मैं कभी भी डायलॉग भूलती ही नहीं थी. तो मुझे लगा कि बहुत तारीफ मिलेगी. तो मेरे पापा ने बोला कि तू क्यों बार बार ये जताना चाहती है कि मुझे डायलॉग याद है. ये नाटक को याद रखने की कला नहीं है. नाटक तो जो किरदार तुम्हें दिया गया है उसको जीने की कला है. प्ले योर रोल, लीव योर रोल. તું તો ભાગી જાય છે બોલીને, તરત નીકળી જાય છે, કારણ કે તને એમ લાગે છે કે બરોબર બોલી ગઈ. સો જીવનમાં પણ આવું છે, જલ્દી જલ્દી બોલીને એક્ઝિટ નથી થવાનું. વી હેવ ટુ પ્લે ધ રોલ, वी हैव टू परफॉर्म द बेस्ट. तो जब हम पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं और अब हम खुद मज़ा लेते हैं, एंटरटेनमेंट तो होता है लोगों का, लेकिन हमारा एन्जॉयमेंट होता है. बोलते हैं ना कि कर्मणे वाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन. तो हम लोगों को लगता है कि क्यों कृष्ण भगवान ऐसी बातें करता है, अगर कुछ रिजल्ट ही नहीं तो काम करने का फायदा क्या है. कृष्ण भगवान कभी ऐसा नहीं बताते. कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कर्म पर फोकस करो, एंजॉय योर वर्क. दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परिणाम से, उत्तम और उत्कृष्ट परिणाम से रोक नहीं पाएगी, वो तो मिलना ही है. लेकिन जब हम फोकस रिजल्ट पर करते हैं तो कर्म का आनंद हम भूल जाते. तो वो परफॉर्मेंस है कि जब हम कुछ भी करते हैं, जैसे झाड़ू लगाया, पोछा किया, फिर हम देखते कितना बढ़िया किया है, जो वो मज़ा है, वो मज़ा बहुत ही बढ़िया है. करके देखना एक बार, तो वो बहुत बढ़िया है. तो कर्म का मज़ा लेने के लिए, अपना परफॉर्मेंस खुद एंजॉय करने के लिए, अपना परफॉर्मेंस यादगार बनाने के लिए उसमें जी डालने, जी डाल सके तो जी भी डाल दे, अंदर जान डाल दे. ऐसा जब करते हैं तब वो परफॉर्मेंस वो चिरंजीव बन जाता है, राइट. अंत में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता
मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बहुत ही छोटी कविता है, लेकिन क्यों उनको महाकवि कहा जाता है। जैसे कालिदास का मेघदूत हम भुला नहीं पाते, वैसे ही हम कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की कविता को कभी भी भूल नहीं पाते। बहुत ही छोटी कविता है। जब सूर्य अस्त होता है तो उसे बहुत चिंता लगी रहती है कि अभी मेरा काम कौन करेगा, पूरा अंधेरा छा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अस्त हूँ उससे पहले मेरा काम किसी को हैंड ओवर करूँ, उसके बारे में ये कविता है। तो कविवर लिखते हैं, Who will take up my work? Ask the setting sun. Who will take up my work? Ask the setting sun. None has answered in the whole silent world. कोई भी जवाब नहीं देता, नहीं देगा। लोग सोचेंगे सूरज का काम मैं थोड़ा कर सकती हूँ, मैं थोड़ा कर सकता हूँ, कहाँ सूरज कहाँ मैं। सत्ताधीश लोग भी नहीं मानते, मानधाता होते वो भी नहीं मानते, धनवान लोग भी, कोई भी, सब निरुत्तर रहते हैं, कोई भी जवाब नहीं देता। Who will take up my work? Ask the setting sun. None has answered in the whole silent world. An earthen lamp says humbly from a corner. एक बे पैसाનું કોડિયું. An earthen lamp says humbly from a corner. એક ખૂણામાં રહેલું કોડિયું જવાબ આપે છે. I will, my Lord, as best as I can. मैं ये काम करूँगा, उससे जितना भी होगा। कितना होगा उससे? जब तक उसमें जान है, जब तक उसमें तेल है, जब तक उसमें रुई है, जब तक वो जिंदा है, तब तक वो अंधेरे को भगाने की कोशिश करता है, और वही लोग सूरज को जवाब दे पाते हैं। उसके लिए कोई सत्ता की आवश्यकता नहीं है, कोई ताकत की आवश्यकता नहीं है, कोई अचीवमेंट की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमें आत्मबल चाहिए, सशक्त मन चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। और हम कई बार बोलते हैं कि इसके परफॉर्मेंस में आत्मविश्वास की कमी थी, तो वो आत्मविश्वास क्या है? वो आत्मविश्वास है पैशन, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। जब हम पैशन से होकर, प्रैक्टिस से होकर परफॉर्मेंस तक जाते हैं और वहाँ पर हम अपनी जान लगा देते हैं, तब हमें डरने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। पहली बार मैंने हिंदी में प्रयत्न किया है आप लोगों को कुछ देने का, जो मेरे पास इतना तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं तो बेसिकली बिल्कुल बॉर्न एंड ब्रॉट अप एवरीथिंग इन राजकोट ओनली। तो मेरा तो गुजराती बहुत अच्छा है, लेकिन हिंदी में ना तो कभी मैंने लेक्चर दिया है, इंग्लिश में 1-2 बार किया है, लेकिन बहुत छोटा छोटा प्रोग्राम, और मैं ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रह सकती हूँ। तो मैंने पूर्वा बहन को बोला कि एक काम करो, मैं बैठ के ही हर जगह में जाती हूँ, मोर देन 100 सब्जेक्ट्स पर मैं बोली हूँ आज तक। मैं हर जगह जाती हूँ तो बैठ के ही बोलती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलना होता है तो थक जाती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं आप ट्राई तो कीजिए। और मैं भूल गई कि मुझे थकना चाहिए या मुझे कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, ऐसा मैं भूल गई। वो सब क्रेडिट मैं आपको देती हूँ, क्योंकि रिसेप्टिव ऑडियंस जब तक नहीं होता, किसी भी परफॉर्मर को अपना परफॉर्मेंस देने की उतनी मज़ा नहीं आती। हम लोग बोलते हैं कि जब तक हम સહૃદય પ્રેક્ષક એ નાટકનું અવિભાજ્ય અંગ છે, અને આજે મને આપ સરીખા સહૃદય પ્રેક્ષકો મળ્યા છે, એટલે જ હું આપના હૃદય સુધી પહોંચી શકી છું, એવું મને વિશ્વાસ છે. થેન્ક યુ સો મચ.